नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग मार्केट रिपोर्ट में। और आज का दिन इजराइल वॉर के बाद सोमवार को जब मार्केट खुला तो काफी ज्यादा गैप डाउन के साथ मार्केट खुला। उसका थोड़ी सी रियायत आई उसमें, लेकिन अंत तक वो कमजोर ही रहा बाजार और अच्छे खासे लेवल्स उन्होंने तोड़ दिए हैं। कई सारे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कच्चे तेल वगैरह में काफी ज्यादा उछाल है, तो इन सब पे बातचीत करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको और डिटेल विश्लेषण दे मार्केट का कि किस तरीके के लेवल्स बन रहे हैं। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरवेन जी आज विशेष मेहमान के तौर पे जुड़ रहे हैं। लेकिन फटाफट पहले आपको एक समरी दिखाते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या। ये है पूरी तस्वीर आपके सामने। जितना शुक्रवार को मार्केट गिरा था लगभग उतना ही गिरा। हालांकि ओपनिंग में गैप डाउन बहुत ही जबरदस्त था, उसके बाद वो ऊपर आया और फिर अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन गिरता रहा दिन के दौरान मार्केट। एक समय तो 450-500 पॉइंट तक गिर गया था, लेकिन फिर वहां से रिकवरी हुई और 300 पॉइंट करीब निफ्टी बंद हुआ। तो 500, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सब देखिए 1 से 1.5% के बीच में कमजोर हुए। ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने। ये जो एक लाइन हरी वाली आप देख रहे हैं, ये गैप डाउन के बाद जो रिकवरी हुई थी, ये वो लाइन है। वरना एक समय तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा था और फिर रिकवर करने के बाद कंटिन्यूअसली गिरा। आखिरी में थोड़ा सा ऊपर गया जिगजैग करते हुए और 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। चूंकि एक्सपायरी भी थी तो उसका भी असर हम लोगों ने देखा। एग्जैक्टली यही सिचुएशन बैंक निफ्टी की भी हमें देखने को मिली और करीब करीब 690 पॉइंट ये कमजोर हुआ। गिराया किसने आज मार्केट को? तीन लोगों ने। आरआईएल, क्योंकि क्रूड भागा तो उस पर असर। एलएनटी, बहुत सारा काम ये लोग करते हैं खाड़ी देशों में, तो उसका इम्पैक्ट था। एचडीएफसी बैंक रोज की तरह इसमें शामिल था। और एक नया प्लेयर आज शामिल हुआ, इंडिगो, क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट्स वगैरह में दिक्कत हो रही है, तो वो भी एक इसमें आज गिराने में शामिल रहा। आरआईएल आप देखिए क्या जबरदस्त फॉल थी, जबरदस्त फॉल थी आज इसमें। हालांकि आखिरी घंटे में थोड़ी सी रिकवरी हुई है, लेकिन नेट नेट 2.5% गिरा है और इसी का इम्पैक्ट आपने मार्केट में देखा। सेम चीज आप इंटरग्लोबल एविएशन देखिए, ये सुधर नहीं पाया। ये शुरू से गिरता रहा और अंत में डे लो के आसपास ही जाके ये बंद हुआ। 6.5% की कमजोरी इंडिगो या इंटरग्लोबल एविएशन जिसको आप कहते हैं उसमें थी। और दूसरा स्टॉक एलएनटी था, ये भी बहुत बुरी तरीके से टूटा था, लेकिन डे लो से ठीक रिकवरी इसने दिखाई। हालांकि फिर भी 5% जाके कमजोर बंद हुआ, क्योंकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट इनके पास सऊदी अरब या गल्फ में होते हैं और वो सब एक तरीके से ना, जो कि झगड़ा हो रहा, लड़ाई हो रही है, तो भविष्य थोड़ा सा अनिश्चित सा दिख रहा है, इस वजह से हुआ। गिराने चढ़ाने में एडवांस डिक्लाइन का हिस्सा देखिए, निफ्टी के 41 शेयर नेगेटिव और निफ्टी 500 की तो बहुत बुरी हालत थी, 450 शेयर कमजोरी के साथ। बैंक निफ्टी में कोई ग्रीन में नहीं था, 11 शेयर नेगेटिव थे और ग्रीन में तो कोई था ही नहीं। टोटल अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन तो आज काफी बुरा था, 825 के सामने 3500, मतलब 1:4 से ज्यादा का रेशो एडवांस डिक्लाइन का दिख रहा है आपको। निफ्टी ऑटो 2.25% गिरा। नंबर एस्टिमेट्स के मुताबिक आए थे सेल्स के, लेकिन जैसा कि सरवेन ने एक बार कहा था कि एकदम पके आम की तरह कभी भी टपक सकता है, तो आज इसमें फॉल देखने को मिली। पीएसयू बैंक भी आज पिटे और मीडिया, रियल एस्टेट, एनर्जी सब यूजुअल सस्पेक्ट थे जो गिरे। ये नंबर्स अभी अपडेटेड नहीं, इसलिए आपको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। गोल्ड सिल्वर पे भी एक नजर मारते हैं। लगभग 5400 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है, 1,68,000 एमसीएक्स पे भाव है जिस समय मैंने लिखा है। और सिल्वर भी 2,85,000 या उससे ऊपर ही ट्रेड करी, $95 का भाव वहां भी गया। क्रूड $78, इसने एक टिक 80 का मारा था सुबह, लेकिन वहां से अभी 78 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 7% की उछाल इसमें है। बॉन्ड यील्ड तो नॉर्मल है 6.69 पे, लेकिन यूएसडी आईएनआर आप देखिए 91.5 पे चला गया। और ये स्वाभाविक था कि अगर इस तरह की फॉल आएगी और क्रूड ऊपर जाएगा तो करेंसी वीक होनी ही थी। तो ये तस्वीर पूरी बनती हुई इस समय दिख रही है। अब सरवेन जी, जो कि आज हमारे विशेष मेहमान है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सरवेन जी का स्वागत है। सरवेन जी, एक्सपेक्टेड बहुत लाइन बहुत पे आज नमस्ते। की फॉल थी या ज्यादा या कम? देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर ये इवेंट अगर कहीं वर्किंग डे के आसपास हुआ रहता और ये जो 48 घंटे की टाइमलाइन मिल गई लोगों को अपने नर्व्स को शांत करने के लिए, आई थिंक वो एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। और चलिए, हम भी बाजार का अच्छा ही सोचते हैं कि एक सिलसिलेवार हो और हिसाब किताब से हो, तमीज से हो। मतलब ये इतने बड़े गैप अप गैप डाउन, इनमें किसी का पैसा नहीं बनता अगर आप पहले से पोजीशन नहीं है, क्योंकि जब आप बाजार को गैप अप गैप डाउन कर लेंगे तो उतनी अपॉर्चुनिटी आपकी चली जाती है। तो अब देखिए, लास्ट कुछ महीनों से और कुछ हफ्तों गैप अप गैप डाउन रहे हैं। पहले वो बड़ा सा गैप आया जहां पे अनाउंसमेंट्स हुए कि वो जो ट्रेड डील हो गई, साइन तो अभी तक नहीं हुई है, क्लियर कट कुछ भी नहीं आया, बट चलिए अनाउंसमेंट हो गया। उस अनाउंसमेंट की खुशी में आपने एक
500-700 पॉइंट आप गैप अप खुल गए थे, फिर उसको आपने पचाया और उस रेंज में आप ऊपर है डेली चार्ट्स में, फिर आप कहीं आज गैप डाउन हो गए उतना बड़ा एक 500-700 500 पॉइंट का। तो आई थिंक ओवरऑल ये जो बीच में हमारा 150-200 पॉइंट का गैप रह गया है, जिसको निफ्टी में या सारे इंडाइसेस में आप मेजर बड़े इंडाइसेस में देखेंगे, तो इनकी पोजिशनिंग, इसकी जो पोजिशनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हो गया। इसके एक तरफ तो आपका वो गैप है जहां अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेड डील हो गई है, और एक ये गैप आज का हो गया है जो वॉर के बाद आ गया। तो आई थिंक वो बीच का जो टुकड़ा है ना वो अलग रह गया, वो एक आइलैंड बन गया। तो वो अपने आप में एक थोड़ा-सा मेरे हिसाब से एक वीक पैटर्न होता है। और देखिए मैं तो वीकेंड में ये पच गया, इसलिए आई थिंक डेफिनिटली रिएक्शन कम आया, लोगों के नर्व शांत हो गए, वॉलेटिलिटी ओवरऑल कम रही, ज़्यादा ऊपर-नीचे आज बाजार नहीं हुआ, एक बार खुला जो भी मॉर्निंग में चाहे रिस्क की सेलिंग या जिनकी इनिशियली सेलिंग, शॉर्ट टर्म वालों की सेलिंग या बीटीएसटी वालों की सेलिंग वो खत्म हुई, और उसके बाद से फिर बाजार ने सेकंड हाफ में रिकवरी मारी। तो आई थिंक डिसेंट मूव था, एक बार नीचे और एक बार ऊपर। ज़्यादा कुछ वॉलेटिलिटी उतनी नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी या जितना लोग सोच रहे थे। उसका कारण केवल यही है कि आई थिंक आपको टाइम मिल गया इस न्यूज़ को पचाने का और सोचने का कि क्या करना है, और शायद अब लोग भी थोड़े-थोड़े इसमें हैं कि समझदार हो गए कि हाँ, चलो नी जर्क रिएक्शन नहीं करना है। मैंने भी आज वही ट्वीट मारा था कि जो भी हो, अब जो हो गया वो हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट जो आप अभी कर सकते हैं वो ये है कि आप नी जर्क रिएक्शन नहीं करें, पेशेंटली करें। अगर आप उस ट्रेड में नहीं थे, तो अब नीचे अगर किसी ने गलती से भी आज सुबेरे में कहीं शॉर्ट वॉट कर दिया पैनिक में, तो क्या है, देखिए लास्ट में आपको काटना पड़ जाएगा या उसको आपको काटना पड़ गया। तो इसलिए अच्छा है 1-2 दिन शांति रख लें और क्लैरिटी आ जाए फिर ट्रेड करें। जो छूट गया सो छूट गया, उसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप। बट नया कुछ करने के पहले डेफिनिटली जब क्लैरिटी हो जाए तो ही करें मेरे हिसाब से। बट मैं आज मुझे अच्छा लगा कि वॉलेटिलिटी कम हुई और ठीक-ठाक तरीके से बाजार बंद हो गया, उतना पैनिक नहीं हुआ जितना कि यूजुअली हो सकता था। अगर ये कहीं वर्किंग डे हम्म। में हुआ होता, वर्किंग डे के आस-पास, तो जो पैनिक हो सकता था उससे काफ़ी कम मुझे लगे, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी अच्छी बात है मार्केट के लिए। तो अब ये निफ्टी 25,000 के नीचे आ गया ठीक ठाक 24,865, और आपने जी। चार्ट में कई सारे गोले बनाए और लिखा है बियरिश ब्रेकअवे गैप, ये क्या है? जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लोगों के लिए समझना इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप इम्पोर्टेंट लेवल्स पे क्या कर रहे हैं। तो वो आप ब्लू वाली लाइन देखिए, अगर आप वो ब्लू लाइन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि उस ब्लू लाइन के आस-पास आपको ब्रेकडाउन्स दिख रहे हैं, निफ्टी 50 में। तो ये जब आप एक किसी इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया के आस-पास अगर एक गैप बना लेते हैं, चाहे बुलिश चाहे बेरिश, और उस एरिया को आप तोड़ के उसके बाहर बंद कर लेते हैं, तो आप उसको उसको आप एक ब्रेकअवे गैप बोलते हैं। तो इस केस में क्योंकि ये नीचे का रुझान है, ये जो ब्लू सपोर्ट लाइन थी, इसको जो निफ्टी ने तोड़ दिया, और आप देखिए पीछे हम एक पर्पल लाइन ड्रॉ करके चल रहे थे कि भाई वो 25,300 का जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, 25,300 500 का, वो पर्पल लाइन के भी आप नीचे आ गए। साथ के साथ आपने वो ब्लू सपोर्ट लाइन जो अच्छी-सी चल रही थी, उसको आज आपने व्हिपसॉ कर दिया, उसको आज आपने तोड़ दिया। तो ये थॉट ये रहा कि अब ये जो गैप अब बन गया है, ये अब हम्म। आगे आपको एक रेजिस्टेंस का काम करते रहेगा। जो आज हमने जो गैप बना लिया है निफ्टी में, वो आपको आगे एक रेजिस्टेंस का काम करते रहेगा, और अब ये जो 25 100 25 150 से लेके जो हमने आज गैप का एरिया 25,000 के आसपास रखा है, आई थिंक 25,000 टू 25,150 और 200, एक 25 से लेके 25,200 का दायरा मान लें। गैप तो चलिए 150 से लेके 2500 तक का है, 25,000 तक का है, माफ करिएगा। तो वो जो हम्म। गैप एरिया है, अब ये आपको हर्डल्स देता रहेगा, और इसी गैप एरिया के ऊपर देखिए आपका 200 डे भी है, तो वहां पे भी उस लेवल को भी आपने तोड़ा है गैप से। तो जब भी आप किन्हीं इंपॉर्टेंट मार्कर्स को एक बड़े गैप से तोड़ते हैं नीचे या ऊपर, उसको ब्रेकअवे गैप कहते हैं, और ये एक बेरिश ब्रेकअवे गैप है। जब तक अब ये नहीं भरता शॉर्ट टर्म में भी, तो अब शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म का भी ट्रेंड अब आप ये मान के चलेंगे कि नीचे है, जो कि पहले से ही नीचे चल रहा है हमारे लिए। बट जिनको एक कन्फर्मेशन चाहिए था कि भाई एक राउंड फिगर भी टूट जाए, मेरे ख्याल से हम्म। उनके लिए आज वो राउंड फिगर भी टूट गया। तो जब तक आप 25,000 25,200 का रीगेन नहीं कर लेते हैं, मुझे लगता है कि इंट्राडे में भी अब सेलिंग इन लेवल्स पे आती रहेगी, और जब तक ये गैप नहीं भरेगा तब तक बेरिश अंडरटोन इस मार्केट का मेरे हिसाब से बना रहेगा। ओके। और 500 में भी लगभग वही सीन है? बिल्कुल वही सिनेरियो है, और यहाँ देखिए ये बड़ा इंडेक्स है, और 500 शेयर का इंडेक्स है, इसका वेटेज ज्यादा है, इसी की एडी लाइन आप देखें, बात की एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी खराब रहा आज, 1:4 नेगेटिव रहा ऑलमोस्ट। तो ये सब इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं कि भाई आज आज जो है उसमें वीकनेस रही है, और
सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है इस ब्रेकडाउन में, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। देखिए जस्ट बिकॉज़ बाजार ने ये न्यूज़ थोड़ा बेहतर तरीके से पचा लिया है, इससे ये चेंज नहीं हो जाती कि आज टेक्निकल पोजीशन बहुत वीक हो गई है। आपने 200 दिन का एवरेज तोड़ दिया, तो लॉन्ग ओनली वाले का भी आज आपने जो बाँध था उसमें सेंध लगा दिया आपने। जो लॉन्ग टर्म वाले अपना पकड़ के बैठे थे बाँध, वहाँ पे भी सेंध लग गई। और आज जो सबसे बड़ी बात हुई, जो आप 80-90 हज़ार करोड़ का वॉल्यूम लेके चल रहे थे, चलिए आज एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी के दिन थोड़ा-सा एक्सपेंशन होता है, 1,10,000 के करीब आप पहुँचते हैं निफ्टी के कैश के वॉल्यूम में। आज आप तकरीबन अभी इसमें पोस्ट क्लोजिंग का डेटा नहीं है, आज आप 1,35,000 करोड़ के वॉल्यूम पे आज पहुँच गए हैं। तो डेफिनिटली मुझे 15 टू 20% वॉल्यूम एक्सपेंशन भी आज इस ब्रेकडाउन में लग रहा है, जो अपने आप में एक थोड़ा-सा नेगेटिव संकेत है। मतलब इसको हुँ, आप मानिए तो फिर भगवान है और नहीं मानिए तो फिर कुछ भी नहीं है, मिट्टी है। बट हम एज़ अ टेक्निकल सेटअप जब देखते हैं, वॉल्यूम्स शुड कन्फर्म। चार्ल्स डाउ ने 6 पॉइंट छोटे-छोटे लिखे थे आज से 100 डेढ़ 100 साल पहले। वो सारे सिंपल 6 कॉमन सेंस के पॉइंट हैं। वॉल्यूम शुड कन्फर्म इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। अब आप देखिए वॉल्यूम आज एक्सपेंशन हुआ है, ब्रेकअवे गैप है बेयरिश, आप इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ दिए, आपने ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी, आपने पिछला ब्रेकआउट के ज़ोन के नीचे लेवल पे आने लगे आप, आपने 200 दिन का एवरेज तोड़ दिया। अब जब इतने सारे समीकरण आप जोड़ते हैं, वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब इसमें से मैं पॉजिटिव क्या ही निकालूँ? चाह के भी पॉजिटिव फिलहाल नहीं निकाल सकता। तो हुँ, करंट समीकरण जो है, इसमें ये है कि अब इंट्राडे में भी आप ऊपर के भावों पे सेलिंग आती रहेगी। डेफिनिटली अब थोड़ा-सा बुल्स के खेमे में भगदड़ मचेगी क्योंकि लॉन्ग टर्म मार्कर्स टूटे हुए हैं। अब भले ही वो चाहिए आप कहेंगे कि भाई 400 पॉइंट ही ऊपर है कि 500 पॉइंट ही ऊपर है। अरे भाई लेकिन वो 500 पॉइंट ऊपर ले जाने के लिए भी ताकत चाहिए और उसके लिए पैसा चाहिए और फिर 1-2 दिन की ट्रेडिंग चाहिए। तो अब 1-2 दिन देखते हैं क्या होता है। बट बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी यहाँ से इन लेवल्स को रिगेन करने के लिए कि अगर कुछ अच्छा न्यूज़ नहीं आया। अब मान लीजिए हुँ, शाम को फिर ट्रम्प साहब ने ट्वीट कर दिया कुछ सीज़फायर ये वो जो भी है, वो सारी दिक्कतें बनी रहेंगी। उसकी वजह से फिर बाज़ार ऊपर-नीचे हो सकता है। लेकिन अस्यूमिंग कि कुछ नया खबर आज नहीं आ रही है पॉज़िटिव, आई थिंक आज का रुझान काफ़ी एक वीक रहा है और इवन दो बाज़ार ने कम रिएक्ट किया है बट नेगेटिव ही रिएक्ट किया है और सेटअप्स भी जिस तरह से टूटे हैं, टेक्निकली आज बाज़ार बहुत वीक हुआ है मेरे हिसाब से। टेक्निकली वीक हुआ है और देखिए अभी सऊदी अरब की एक बड़ी रिफाइनरी है जो उस पर हमला किया, सऊदी अरब ने वो रिफाइनरी जी, बंद कर दी है और उसकी वजह से आप देखिए बहुत सारी ऑयल की कंपनीज़ पे दिक्कत आती हुई दिख रही है। अच्छा पीएसयू जी, बैंक जो बहुत सॉलिड रैली उसने दिखाई थी, हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कशन भी किया था। आज उसमें एक जी, वीकनेस देखने को मिली, लगभग पौने 2% इस इंडेक्स गिरा है। क्या इसमें जी। वीकनेस बढ़ सकती है या ये वन ऑफ था केवल? देखिए, जो लास्ट पॉडकास्ट में अभी डिस्कस किया हमने परसों उसमें थॉट यही था कि देखिए फाइनेंशियल्स में एक वीकनेस रही ओवरऑल। ओवरऑल वीकनेस रही, प्राइवेट बैंक्स में वीकनेस रही, फाइनेंशियल्स में मिक्स बैग रहा और निफ्टी फाइनेंशियल जो हमारा इंडेक्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज, उसको जब हम देखते हैं तो समझ में आया कि भई इस पूरे स्ट्रक्चर में चला क्या? फाइनेंस कंपनीज़ बहुत ज़्यादा नहीं चल पाईं, प्राइवेट बैंक्स नहीं चल पाए। तो सारा खेल पीएसयू के पीछे हुआ और पीएसयू इंडेक्स ने एक बहुत बेहतरीन रैली की है 7,000 से मोटा-मोटी आपका 9,500 तक। और हुँ, एक पैटर्न जो बुलिश आप देखिए वो पर्पल वाला जो बन रहा था, एक हेड एंड शोल्डर का जो सेटअप बुलिश हेड एंड शोल्डर का जो सेटअप बना हुआ था, उसके टारगेट्स भी तकरीबन 9500 9600 के आसपास आ रहे थे। तो वो टारगेट्स भी आ गए। तो अब देखिए होता क्या है कई बार लोग बातें तो बहुत होती हैं कि हाँ, हाँ, लेट योर विनर्स रन एंड कट योर लूजर्स। ये रियल लाइफ में होता नहीं है कई बार। और जैसे मैंने बोला मार्च का महीना आया हुआ है, टैक्स एडजस्टमेंट का भी महीना आया है। तो अगर आप लॉस बुक कर रहे हैं तो यूजुअली आप हमेशा जो होता है उसमें थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर लिया जाता है, ताकि सेट ऑफ आपको इसी साल में मिल जाए, अगले साल का कोई कैरी ना रहे। तो हुँ, आई थिंक वो जहाँ-जहाँ प्रॉफिट है मार्च के महीने, अगर ये मार्च के पहले होता, अगर ये मान लीजिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात होती तो मैं कहता चलो ये रैली कंटिन्यू रहेगी। और रह हुँ, सकती है प्रॉफिट टेकिंग शायद ना आए, लोग सोचें कि चलो 1-2 महीना और जो ट्रेड प्रॉफिट में है उसको रन करने दें। बट क्योंकि आप फ़ेब का महीना खत्म करके मार्च में आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुकिंग होगी। अगर लॉस बुक हो रहे हैं इस साल में थोड़े बहुत, जो कि होंगे, क्योंकि ब्रॉडली आप देखेंगे तो साइडलाइंस में और पूरे पोर्टफोलियो बेसिस पे थोड़ा नुकसान ही है। लोगों को इस साल पैसे नहीं बने। तो अगर मान लीजिए लोग थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा लॉस बुक करेंगे तो प्रॉफिट भी बुक होगा। उसमें आई थिंक जो 3 सेक्टर्स जो बढ़िया चले हैं, उसमें ऑटोज़, पीएसयू बैंक्स और मेटल्स। आई थिंक इन सारे स्पेसेस ने आउट परफॉर्म किया और इसीलिए निफ्टी इन तीनों के दम पे चला हुआ है और बाकी हुँ। सारी चीज़ें तो थोड़ी अंडर परफॉर्म ही की हैं। तो थॉट यही है कि थोड़ा-थोड़ा यहाँ मुनाफ़ा बाँधेंगे लोग और मेरे ख़्याल से टारगेट्स हो गए हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्पेस वीक है, तो यहाँ पे डेफ़िनिटली आप शॉर्ट्स नहीं ढूँढेंगे। आप यहाँ ये कोशिश करेंगे कि मैं यहाँ से थोड़ा प्रॉफ़िट बुक कर लूँ, थोड़ा ड्राई पाउडर बना लूँ, थोड़ा पैसा घर लेके जाऊँ।
उस एंगल से मुझे लगता है कि यस, एक हेल्दी करेक्शन यहाँ पे मेरे हिसाब से निफ्टी पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी आ सकता इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स, है। इसमें जी, गिरावट थी आज, और जी, लास्ट टू लास्ट कई हफ्ते पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर हम लोग इंतजार जी, कर रहे थे ऑटो सेल्स के नंबर आए, तो ऑटो सेल्स के नंबर इन लाइन या थोड़ा सा वीक कह सकते हैं आप। नंबर खराब नहीं है, लेकिन बहुत उत्साही भी नहीं है। उसका कारण ये है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कई महीनों में अच्छी जी। खासी सेल्स हो चुकी, तो जीएसटी वाला मामला काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो गया है। तो अब जी। इसमें क्या पैटर्न बन रहा है चार्ट में? देखिए सितंबर 2025 वाले जो सितंबर अक्टूबर वाले जो इसमें हाईज लगे 27,700 के आसपास इस इंडेक्स में, तो मैंने वो ऑरेंज लाइन वहां डाली हुई है। उसके बाद से आप देखिए क्या कर पा रहे हैं। आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ एक टुवर्ड्स द एंड ऑफ 26। तो ये आप देखिए, एक तो पहली बात, आप सितंबर 24 25 वाला माफ कीजिएगा, वो सितंबर 24 वाला है। तो सितंबर 24 वाला हाई आप बहुत ज्यादा निकाल नहीं पाए। आउट परफॉर्मिंग स्पेस थी, लेकिन आप वहां गए और उससे बहुत ज्यादा निकल नहीं पाए आगे। तो एक एक जो है ना, एक फॉल्स ब्रेकआउट का नैरेटिव मेरे हिसाब से यहाँ बिल्ड हो गया। थोड़ा-सा बुल्स यहाँ पे फँस गए। लोगों को लगा तो ये सेक्टर बहुत ज़्यादा चलेगा, लेकिन चल नहीं पाया। तो देखिए पीएसयू बैंक ने अपना जब निकाला हाई सितंबर 24 वाला, तो काफ़ी चला, ये नहीं चल पाया उतना। तो थॉट यही है, क्योंकि ये सेक्टर ऑलरेडी 6 गुना हो चुका था। कोविड के लो से 6-7 गुना, साढ़े 6 गुना के करीब ये हो चुका था। तो ये 27,700 28,000 का ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये हकीकत है। फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम सितंबर 2025 टू लेके अभी 5-6 महीने से ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और सप्लाई चल रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई चीज़ रुक गई है, ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है, मोमेंटम नहीं गेन कर पा रही है, तो वहाँ पे सप्लाई है। इतना ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है, तो थॉट अगेन यहाँ पे यही आ जाता है कि ये स्पेस वो है, जहाँ थोड़ा मुनाफ़ा बाँधेंगे लोग, थोड़ा एलोकेशंस कम करेंगे। ये स्पेस का वेटेज एकदम से निफ्टी में बढ़ गया है। किसी के पोर्टफोलियो में जो रहा होगा, वो इसने निफ्टी से डबल परफॉर्मेंस कर दिया है। निफ्टी 3 गुना चला है, तो ये 6 गुना चला है। तो ऑटोमैटिकली आपके वेट में ये बढ़ चुका है। तो ना चाहते हुए भी जब आप वेट एडजस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है थोड़ी मुनाफ़ा वसूली आएगी, थोड़ा प्रेशर रहेगा। वही मुझे दिख रहा है ऑलरेडी कि बिकॉज़ ये 27,700 और 28,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, ये एक फ़ॉल्स ब्रेकआउट या क्लासिक बुल ट्रैप बनता हुआ, पकता हुआ मुझे दिख रहा है कन्फर्मेशन का, जिनको वेट करना है। मुझे लगता है कि ये जो ब्लू वाली लाइन जो बाकी सब जगह टूटी हुई है, सपोर्ट लाइन, वो 27,000 के आस-पास, आई थिंक वो लेवल इम्पोर्टेंट है, वो टूटा। या आपको शार्प मोमेंटम जो बिल्ड आएगा, वो मुझे लगता है कि 26,000 जब टूटेगा, तो लोगों को रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई, हो गया है। तो अब डिपेंड्स कि कौन कितना दूर खड़ा है, किसके पास कितना पैसा नीचे से प्रॉफिट में बैठा है। आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अलग-अलग जगहों पे हो सकते हैं, बट बिलो 26,000 ये काफ़ी वीक हो जाएगा सबके लिए। मेरे लिए तो अभी से वीक हो चुका है, बट बिलो हम्म। 26,000 ये एपरेंट हो जाएगा। जैसे मैं निफ्टी के लिए भी बोल रहा हूँ कि मुझे तो पहले से ही वीकनेस दिख रही है थी और दिख रही है। अब जाके 25,000 टूटा है, तो मेरे ख्याल से इट्स मोर एविडेंट कि सबको दिखने लगा। अब 200 दिन का भी टूट गया, तो और भी सबको दिख रहा है, और गैप आ गया, तो लोगों को बेरिश और दिख रहा है। तो आई थिंक अब तो सबके लिए विजिबल है। बट हम तो काफ़ी देर से कवायद कर रहे हैं कि थोड़ा ड्राई पाउडर पे बैठें। थोड़ा ड्राई जी, पाउडर रखना चाहिए, और वैसे भी मार्केट काफी वोलेटाइल है। अच्छा, कच्चे तेल में अब करीब करीब ख्याल में लास्ट 6 to 8 मंथ की हाई पे आ गया ये, जी, और इसने $80 का भाव एक बार टच किया, लेकिन अभी 78.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी, तो ये चूंकि बहुत ज्यादा न्यूज ड्रिवन है, इसमें पता नहीं क्या होगा, युद्ध की परिस्थिति क्या बनेगी, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन कुछ जी, कुछ संकेत चार्ट पे आने लगते हैं। तो इस पे अब किस जी। तरह के रुझान दिख रहे हैं? देखिए, संकेत तो कब से आ रहे हैं, और कब से हम इन एरियाज़ के आस-पास हमेशा यही कवायद करते रहे कि भई क्रूड का जो पॉसिबली वर्स्ट है, वो 2-3-4 साल में पिस रहा है और वो कहीं खत्म हो रहा है। तो आप देखिए, अब देखिए इस महीने में जाके मार्च के महीने में सारी चीज़ हो रही है, लेकिन जनवरी का महीना आपका इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का था। हम तो जनवरी के लो से ही पहले से ही बोल रहे थे, बट जनवरी का महीना इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का था। आप देखिए इतना बढ़िया सेटअप था, उसके बाद फरवरी में पूरा महीना आपको टाइम मिला देखिए। ट्रेडर्स के एंगल से अगर आप देखें, हेज फंड्स, फंड्स के से देखकर फरवरी का महीना था आपको धीमे-धीमे माल जमा करने के लिए, और आज जिस तरह के वॉल्यूम्स होंगे कॉमर्स खुलने के बाद, तो आई थिंक वो वॉल्यूम्स भी अच्छे होंगे। तो अगर आप ये 1 डेढ़ 2 महीने में माल लेके बैठे हैं, तो आपके टारगेट्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बुक करेंगे कि नहीं बुक करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 60-62 रुपए वाला माल है ब्रेंट में, तो आपका अगर आज 80 के आस-पास बिकता है, तो आपको ऑलमोस्ट 33% बन रहे हैं 1 डेढ़ महीने के अंदर, तो आई थिंक बड़ा अच्छा पैसा होता है, और कमोडिटीज़ में लेवरेज भी बहुत होता है। तो अगर आप 30% कमा रहे हैं और आप 5 टाइम 7 टाइम लेवरेज पे हैं, 8 टाइम लेवरेज पे कमोडिटीज़ में मिल जाता है, 10 टाइम भी मिलता है,
बट अगर आप 10 टाइम लेवरेज वाले हैं तो फिर आपके 300% बन गए मार्जिन पे। बट मैं कहता हूँ अगर आपने 2-3 टाइम भी लेवरेज लिया है, जो कहता हूं मैं कि उससे ज्यादा लेवरेज कभी नहीं लेना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स को भी आई थिंक 3 टाइम 4 टाइम से ज्यादा कभी लेवरेज नहीं लेना चाहिए। और अगर आप देखेंगे सारे ब्रोकर्स की मार्जिन बुक भी, तो कोई भी ब्रोकर आप देखेंगे ना, मार्जिन फंडिंग के जो सबने आजकल चालू किए हैं, वो सब 3 टाइम 4 टाइम के ऊपर कोई फंड नहीं करता है, बिकॉज उनको भी मालूम है विद एक्सपीरियंस की इसके बियॉन्ड रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो आई हम्म थिंक अगर आपके पास वो लेवरेज पोजीशन है तो आपके पैसे और भी अच्छे बन रहे हैं। बट नॉन हम्म लेवरेज भी अगर आप थे तो भी आपके 33% बनेंगे अगर ये 60 वाला आज 80 खुल जाता है, 80 के पास पहुंच जाता है, जो कि गया था एक टिक में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये देखिए जो इसकी पिसाई हुई थी 2022 से लेके, वो जो रेड बेयर कंट्रोल लाइन थी जो एलओसी बेयर की है, जहां बेयर्स खड़े थे, वो लाइन का क्लियर कट अब ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है एक उसमें। तो मुझे लग रहा है कि इसका रुझान चेंज हो रहा है अब इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो जो ये बेयर मार्केट के बाहर निकल रहा है, जब आपको देखिए कितना बढ़िया स्ट्रक्चर फिट हो रहा है, जब बाकी सारे एसेट ऐसा लग रहा है कि ऊपर से अब 200 डे तोड़ रहे हैं, और टेक्निकली स्पीकिंग आज तो आप लॉन्ग टर्म आज आप एक लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट में चले गए क्योंकि आपने उसके नीचे बंद कर दिया। तो टेक्निकली स्पीकिंग आप 200 दिन का एवरेज तोड़ दिए हैं, तो टेक्निकली स्पीकिंग आप लॉन्ग टर्म वीक विकेट पे आ गए। तो जब बाकी सारे एसेट इक्विटीज स्पेशली जिसकी हम बात कर रहे थे, जब वो एक वीकनेस के हैंडल में जा रहे हैं, वीकनेस के ग्रिप में जा रहे हैं, उसी समय देखिए ये अपनी एक बेयर मार्केट लाइन निकाल रहा है। तो ये बुलिशनेस की तरफ जा रहा है, वो सारे बेरिशनेस की तरफ जा रहे हैं, जहां पे कंफर्मेशन लोगों को मिल रहे हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा प्लॉट सेट है। अगर आप देखेंगे तो कितना सब सीक्वेंस में चल रहा है, एक साथ ही सब कुछ हो रहा है। तो और वैसे भी अगर आप जब हम्म। बाजारों को बहुत माइनर तरीके से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सब कुछ साथ में ही चलता है, अलग अलग बहुत ज्यादा कुछ चलता नहीं है। तो जैसे ही इक्विटीज में वीकनेस जी, तो ये परिस्थिति बनती दिख रही है क्रूड में, और ये एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे काफी ज्यादा मुश्किल आ सकती है। जी सरवेन जी। अच्छा, सरवेन जी का नेट थोड़ा सा खराब हो गया। जी बताइए। तो मैं थोड़ा सा जैसे हुई, उसी समय उसके काउंटर में, उसी समय उसके विपरीत, उसके इनवर्स कोरिलेशन पे देखिए, क्रूड इज इनवर्सली कोरिलेटेड टू इक्विटीज। अगर मान के चले एक लॉन्गर टर्म चार्ट पे, शॉर्ट टर्म में तो कभी कभी साथ में भी चलते हैं, बट एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट में अगर आप देखें तो यूजुअली आपको दिखेगा सब बड़े टर्न्स एक दूसरे के अगेंस्ट में आए होते हैं। तो अब यहाँ पे जब देखिए आप एक बेयर मार्केट लाइन से निकल रहे हैं, तो बाकी सारी जगह पे एक बुल मार्केट लाइन टूट रही है, ब्रेकअवे बेरिश गैप आ रहे हैं, और यहाँ पे एक ब्रेकअवे बुलिश गैप आया उसी ट्रेंड लाइन पे। तो मुझे लगता है कि अगर ये सारे सेटअप गहरा गए, देखिए आज तो डे 1 डे 2 है, बट अगर यही चीज अगर हफ्ता 2 हफ्ता चल गई तो ये सेटअप्स पूरे पक जाएंगे और फिर ये अपना काम करेंगे। तो हम तो ऑलरेडी क्रूड में 90-95 का टारगेट दे चुके थे, ब्रेंट की बात कर रहे हैं कि भाई 90-95, और जिस दिन 100 निकालेगा तो और भी चलेगा, बट फिलहाल हम 100 साइकोलॉजिकल मार्क 100-101 लेके चल रहे हैं कि उसके बियॉन्ड फिलहाल हमें नहीं लग रहा है ऑनेस्टली। बट अगर गया किन्हीं कारणों से तो फिर और बड़ा ब्रेकआउट, और ये अकेला एक एसेट क्लास है जो अभी तक 2008 के हाइस के बाहर डिसाइसिवली नहीं गया है बड़े एसेट क्लासेस में। क्रूड एक एनर्जी एक बड़ा एसेट क्लास है जिसने अभी तक 2008 का हाई को डिसाइसिवली स्पेशली क्रूड ने ब्रेकआउट नहीं किया है। तो जी वो कैचअप भी इसका पेंडिंग है, देखिए इसका वो कैचअप भी पेंडिंग है। तो सब मिला जुला के अगर आप देखते हैं ना कि भाई ये इसमें से निकला और उसका पुराना कैचअप भी पेंडिंग है, तो पिक्चर उतनी बढ़िया बनती नहीं है दुनिया के लिए जितनी बनाई जा रही है। तो टेक्निकली ये डर तो ये बना हुआ है मुझे कि क्रूड 95 जी 100, और अगर 100 निकाला 100 101 तो फिर 130 140 भी हो सकता है। तो फिलहाल और हम ये मिडिल पॉइंट की एकमात्र बात कर रहे हैं कमोडिटी 95। है, जी, एकमात्र कमोडिटी है जो पूरे इक्विटी मार्केट को धराशायी कर सकती है। यही इस बिल्कुल, कमोडिटी का हम कमाल ये एकदम एग्ज़ैक्टली इन्वर्सली कोरिलेटेड है, कोई माने कि है। नहीं माने। एक एग्जैक्ट। ज़माना था 2005, 6, 7 में सब साथ में चला करते थे, मीडियम टर्म कोरिलेशन था, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी मानता हूँ कि हमेशा से इन्वर्सली कोरिलेटेड रहे हैं। बड़े सीक्वेंशियल टॉप्स पे अलग-अलग बिहेव किया है। बारिंग अपार्ट 1-2 जो पैनिक टाइप के सिचुएशन होते हैं, कोविड, उस समय जी। सब साथ में गए थे, बट ओवरऑल मुझे लगता है काफ़ी इन्वर्स इफेक्ट आता है इकोनॉमी पे, कोई माने चाहे नहीं माने। नहीं, तो जब फैक्ट सामने आते तो मानना ही पड़ता है। गोल्ड भले ही यहाँ से डबल हो जाए, $12,000 में बिके, तब भी इक्विटी मार्केट उतना नहीं परेशान होता, लेकिन क्रूड चला तो फिर तो वर्ल्ड मार्केट में भी दिक्कत आती, क्योंकि क्रूड का इस्तेमाल इतना ज्यादा है, इंडस्ट्रियल यूज इतना ज्यादा है, मतलब व्हील के जो ऑयल है वो जान है उसकी। जी। खैर एनीवे, देखते हैं क्या होता है, जो कि वैसी परिस्थिति आज हम बन वो गई है। चार्ट जी, आज हम जी वो चार्ट नहीं लाए हैं, बट इसी चार्ट का एक और कोरिलेशन आप ये बिठाएँगे, क्योंकि ये इन्फ्लेशनरी नेचर है,
तो जो बातें अभी तक चल रही है सेंट्रल बैंकर्स की, ये वॉर के पीछे अगर इन्फ्लेशन बढ़ा, तो ये हाँ जो रेट वेट की जो साइकिल चल रही है ना, हमारा तो अभी से ध्यान, हमारा तो पहले से ही 18-24 महीने से ही बोल रहे हैं कि यूएस 10 ईयर कहीं 5.25 5.5 तक चला जाएगा। तो अभी 4 सवा 4 चलता रहता है। तो अगर 1 सवा % और ऊपर में जगह है, तो मुझे लगता है कि अगर इन्फ्लेशन आया, तो सेंट्रल बैंकर्स को कहीं कट तो छोड़िए, कहीं 4 आना 8 आना बढ़ाना भी पड़ सकता है। तो वो रिस्क भी अरे बना है इसकी यही वजह से। परिस्थिति तो ट्रम्प को मालूम है, इसलिए वो इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म करना है। ये लंबा चल गया तो क्रूड कुछ भी कर सकता है। तो खैर देखते हैं क्या जी, होता है, क्योंकि सिचुएशन ओपन है जी, और कुछ कहा नहीं जा सकता, खबरें तो लगातार चलती रहती है। तो हम लोग जी, देखेंगे। अब कल छुट्टी है, होली है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, होली मनाइए बढ़िया से। मार्केट बंद है जी, जी, इसलिए होली है महाराष्ट्र में और मुंबई इलाकों में, लेकिन नॉर्थ इंडिया में परसों होली है। तो 2 दिन मना जी। लीजिए आप लोग, लेकिन हम लोग तो कल ही मनाएंगे। और बहुत शुभकामनाएं नहीं, नहीं, आपको, और दर्शकों को नजर बनाए रखेंगे। दर्शकों को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से भी, और आई थिंक 1 दिन मनाइए, 2 दिन मनाइए। 4 तारीख को तो मार्केट खुला रहेगा, तो हमको तो मनाने नहीं देंगे, तो हम कल ही जी। मना लेंगे। बट येस, नॉर्थ में तो 4 को है बिकॉज़ कल ग्रहण है। कल ग्रहण है और दिन भर सूतक रहेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एनएससी किसी से कोई राय मशवरा करते हैं या अपने मन से ही तय कर देते हैं कि आज मनाई जाएगी होली, कल मनाई जाएगी। दिवाली हुँ, में भी यही किया था, होली में भी यही किया है। अब गॉड नोज यार, मतलब कुछ तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पर्व जो है एक तिथि के हिसाब से आते हैं और उस तिथि का एक महत्व है, प्लेनेटरी पोजिशन का महत्व है। तो चंद्र ग्रहण भी है कल, सूतक हुँ, भी लगा हुआ है, लेकिन कल ही हम होली की छुट्टी करेंगे। पूरा नॉर्थ परसों कर रहा है। तो खैर अब जी, मालिक लोग हैं, जो बनाएंगे वही करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो जी, मच। हम लोग मंडे सुबह जी, मॉर्निंग शो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। और सर्वे जी जी, स्पेशल अपीयरेंस के लिए आज हमारे साथ जुड़े, क्योंकि मार्केट थोड़ा ऐसा था, मुझे समझने के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच और होली की शुभकामनाएं। हम लोग हुँ। मंडे सुबह मॉर्निंग शो में फिर से मिलेंगे।